सानन्दमानन्दधवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसेनाथमनाथनाथं वाराणसेनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। शुभनं मंगलम। इसी के साथ देवादिदेव महादेव भगवान श्री विश्वनाथ की आराधना करते हुए आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दीपांशु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपांशु यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम जो आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यह वीडियो कक्षा 9 के विद्यार्थी, कक्षा 10 के विद्यार्थी, कक्षा 11 के विद्यार्थी, वो चाहे सामान्य वर्ग के हों चाहे साहित्यिक वर्ग के हों दोनों, और कक्षा 12 के विद्यार्थी वो भी चाहे सामान्य वर्ग के हों और चाहे साहित्यिक वर्ग के हों, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आज हम 32 यानी कि 32 ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो हमने अपने समय में जब हम 12th में थे तब हमने जो नोट्स बनाई थी हमने अभी उसको संभाल कर रखा है, वहाँ से हम प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। तो इन 32 प्रश्नों को आप आराम से सॉल्व कीजिए। यहाँ से आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। खासकर 11-12 वालों के लिए यह अति आवश्यक है। कक्षा 9 और 10 वाले भी देखें, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास सेम ही रहता है, चाहे 9 हो, चाहे 10 हो, चाहे 11 हो, चाहे 12 हो। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम उन 32 प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। एक छोटी सी आपसे गुजारिश है कि यह कॉपी जो हमने बनाया था नोट्स, इसको टीचर ने चेक किया है, इसलिए बीच बीच में रेड पेन इसमें चली होगी, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। उसके लिए क्षमा कीजिएगा। आप उसको नज़रअंदाज करते हुए केवल और केवल जो हम पढ़ा रहे हैं उस पर फोकस कीजिएगा, उसको आप टारगेट कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास। कक्षा 9 से लेकर के 12 तक सभी देखें। पहली लाइन की शुरुआत करते हैं। लिखा गया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ऐसे महान आलोचक हैं, ऐसे महान साहित्यकार हैं, इतिहासकार हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है और वो सबसे ज़्यादा प्रामाणिक और सबसे ज़्यादा जानने वाला मानने वाला इतिहास ग्रंथ बना है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के शब्दों में क्या कहा गया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के शब्दों में क्या कहा गया है। इन्होंने बताया है, इन्होंने परिभाषा दी है कि प्रत्येक देश का साहित्य, ध्यान से सुनिएगा, कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का अर्थ होता है उसके हृदय में जो विराजमान हो, उसके चित्त में जो बातें बैठी हों, उसके वृत्त में, तो जो चित्त में उसकी जो वृत्ति बैठी हो, जो उसके हृदय में बातें बैठी हों, वही होता है चित्त वृत्ति। यानी कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता जो है उसके चित्त वृत्ति का संचित एकमात्र प्रतिबिंब होता है। यानी कि वहाँ मतलब जो साहित्य है वह प्रत्येक देश का, वहाँ की जो जनता है उसके चित्तवृत्ति में, उसके हृदय में जो संचित है, जो इकट्ठा है पहले से, वो बना प्रतिबिंब एक प्रकार से होता है। यानी कि अगर इसको तो अपने सिंपल भाषा में बताएं कि जिस देश के मतलब जिस देश में आप हैं उस देश की जो जनता है उसके मन मस्तिष्क दिमाग में जो चीज़ अच्छे से समाया हुआ है, जो संचित है, उसी का जो प्रतिबिंब है, एक प्रकार से वही साहित्य होता है। उसके आगे लिखते हैं कि आज से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य यानी कि तालमेल, आपसी भाव दिखाना ही हिंदी साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये इनकी परिभाषा है
कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। आदि से अंत तक उन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए हिंदी साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य दिखाना ही हिंदी साहित्य का इतिहास कहलाता है। यानी कि अपनी भाषा में, सिंपल भाषा में आपसे कहें तो किसी देश में वहाँ की जनता के चित्तवृत्ति में जो संचित प्रतिबिंब होता है वही वहाँ का साहित्य माना जाता है। यानी वही इस प्रकार से साहित्य है। और आदि से लेकर के अंत तक, यानी शुरुआत से लेकर के अंत तक उन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को देखते हुए, उन्हीं को परखते हुए जो साहित्य परंपरा चली आ रही है और उसका सामंजस्य आपस में बैठाना, उसी को दिखाना ही आपका साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास कहलाता है। बात करें साहित्य की कि साहित्य क्या होता है, तो साहित्य एक प्रकार की वह रचना है जो समाज के लिए हितकारी होती है। कि समाज के लिए जो हितकारी रचना है वही आपका साहित्य कहलाता है। उसके बाद लिखा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। जो साहित्य है वह समाज का दर्पण है और जो कवि होता है वह भी समाज का दर्पण होता है। तो इस लाइन को याद रखिएगा कि साहित्य जो है वो समाज का दर्पण है। साहित्य समाज को आईना दिखाता है, समाज क्या कर रहा है, गलत है, सही है, इस साहित्य ही डिफाइन करता है। नहीं, साहित्य ही आपको ये बताता है कि आप कैसे राह पे चल रहे हैं। यानी समाज का वह एक प्रकार से दर्पण है, आईना है, प्रतिबिंब है। ठीक है, ये तो रहा थोड़ा उसके बारे में भूमिका। अब हम शुरुआत करते हैं अपने 32 जो प्रश्न है वहाँ से। पहला प्रश्न आपके समक्ष है कि गद्य किसे कहते हैं। आप सभी लोग पढ़े भी होंगे, जो 12 वाले हैं वो तो भैया ज़रूर जानते होंगे गद्य किसे कहते हैं। जो कक्षा 9 वाले विद्यार्थी देख रहे होंगे तो उनको तो हम बता ही रहे हैं, मतलब बता सबको रहे हैं। लेकिन भाई देखिए, जो 11-12 वाले हैं, अगर उनको नहीं पता गद्य क्या है तो इसका मतलब कि अभी वो कमज़ोर है साहित्य में, फिर भी बता रहे हैं कि गद्य क्या है। इसका उत्तर आपके सामने लिखा गया है कि जो प्रकृति ने मानव को अभिव्यक्ति की आश्चर्यजनक क्षमता प्रदान की है वही आपकी गद्य है। ये तो हो गई किताबी भाषा। लेकिन जो शुद्ध भाषा कहा गया है वह है कि छंद, ताल, लय, तुकबंदी से जो मुक्त रचना होती है और विचारपूर्ण एवं वाक्यबद्ध रचना है वही आपकी गद्य है। कहने का डायरेक्ट मतलब यही है कि जिसे हम गा करके ना पढ़ सकें, जिसमें कोई छंद ना हो, कोई ताल ना हो, कोई लय ना हो, कोई तुकबंदी ना हो, इन सब से जो मुक्त है वही आपका गद्य होती है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि हिंदी गद्य का काल विभाजन कीजिए। तो हिंदी गद्य साहित्य के विकास का अध्ययन की दृष्टि से निम्नलिखित कालों में विभक्त किया गया है। जो हिंदी गद्य है उसको निम्नलिखित भागों में विभक्त किया गया है। हिंदी गद्य काल को 5 भागों में, 5 क्या 6-7 भागों में विभक्त किया गया है। उसके आगे और लिखा गया है। सबसे पहला है पूर्व भारतेंदु युग, जिसे हम प्राचीन युग कहते हैं, जो कि 13वीं शताब्दी से चला आ रहा था और 1868 ईस्वी तक चला था। उसके बाद आ जाता है भारतेंदु युग, जो कि 1868 ईस्वी से चला और 1900 ईस्वी तक रहा। फिर आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग 1919 ईस्वी से लेकर के 1922 ईस्वी तक चला था। फिर आता है शुक्ल युग। शुक्ल युग को ही हम छायावाद युग कहते हैं और इसी को हम प्रसाद युग भी कहते हैं। तो अगर शुक्ल युग है या छायावाद युग है तो जान लीजिए दोनों एक ही हैं। ये आपका 1919 ईस्वी से लेकर के 1938 ईस्वी तक चला था। और उसके बाद है शुक्लोत्तर युग, जो कि 1938 से लेकर के 1943 ईस्वी तक चला था। इसी शुक्लोत्तर युग के बाद आता है स्वतंत्रोत्तर युग। ठीक है, ये चला 1943 से लेकर के अब तक। और जो शुक्लोत्तर युग है इसी को 3 भागों में बांट दिया गया था, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता के रूप में बांट दिया गया था, जिसमें अज्ञेय वगैरह ये सब आते हैं। तो आपको आपके दिमाग में बातें आई कि गद्य को कितने भागों में बांटा गया हिंदी गद्य को, तो ये इसका काल विभाजन है जो कि 6 भाग में है। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है जो कि इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट का टिक भी लगा हुआ है। इम्पॉर्टेंट के तौर पे जो टिक लगा है, देखते हैं प्रश्न क्या है कि भारतेंदु जी से पहले जो हिंदी गद्य के 4 प्रवर्तक हुए थे उनकी रचनाओं का नाम लिखिए। तो भारतेंदु जी से पहले 4 प्रवर्तक कौन कौन से हैं, तो मुंशी सदा सुखलाल हैं, मुंशी इंसान अल्लाह खां हैं, लल्लू लाल हैं और सदल मिश्र हैं। तो
जो ये मुंशी सदा सुखलाल हैं, इनकी रचना है सुख सागर। इंसाअल्लाह खां जी जो हैं, इनकी रचना है रानी केतकी की कहानी। लल्लू लाल जी जो हैं, इनकी रचना है नासिकेतोपाख्यान। सदल मिश्र जी की रचना है प्रेम सागर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक प्रश्न आपके पेपर में पूछ लिया जाता है। कभी कोई आता है कि नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है, तो उत्तर है लल्लू लाल। ऐसे पूछ लेता है रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है, तो मुंशी इंसाअल्लाह खां की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी। तो फोर्ट विलियम जो कॉलेज है, इसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी। कब हुई थी, तो सन 1800 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि हिंदी भाषी क्षेत्र में जन जागरण भूमिका निभाने वाले संस्थाओं तथा उसकी स्थापना वर्ष एवं संस्थापकों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर 3 हेडिंग है। एक है संस्थाएं, फिर है वर्ष और फिर है उसके संपादक, इन्होंने उसका संपादक किया। पहले पर आता है ब्रह्म समाज। इसकी स्थापना की थी राजा राम मोहन राय जी ने, जो कब की थी, तो 1828 ईस्वी में की थी। फिर आता है रामकृष्ण मिशन, ये संस्था थी जिसके संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद जी, जिसकी स्थापना 1867 में हुई थी। फिर आता है प्रार्थना समाज, जिसके संस्थापक हैं केशव चंद्र सेन जी, इसकी भी स्थापना कब हुई, 1867 में हुई। फिर आता है आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी, इसकी स्थापना हुई 1867 ईस्वी में। इसके बाद आता है छठा प्रश्न। छठा प्रश्न कह रहा है कि हिंदी खड़ी बोली की प्रथम रचना एवं उसके रचनाकार का नाम बताइए। भैया ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में आ जाएगा। तो हिंदी खड़ी बोली की जो प्रथम रचना है वह है गोरा बादल की कथा, जिसके रचनाकार है जटमल। जिसके रचनाकार कौन है, जटमल है। तो याद रखिए कि हिंदी खड़ी बोली की प्रथम रचना कौन से है, गोरा बादल की कथा, इसके रचनाकार जटमल जी हैं। अगला प्रश्न आपका है कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है और वो नाटककार का नाम बताइए। तो हिंदी का प्रथम नाटक है नहुस और इसके नाटककार हैं यानी इसके रचनाकार हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास। क्लियर। ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप तो नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। सोचे कि हम हवाई में इसको ले लेंगे ना भैया, बहुत बड़ी भूल करेंगे, इसलिए आप इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है तथा उस उपन्यासकार का नाम बताइए। तो हिंदी का जो पहला उपन्यास है वह है परीक्षा गुरु और उसके लेखक है लाला श्री निवास दास। फिर आता है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, उस कहानीकार का नाम बताइए। तो हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है और इस कहानी के जो रचनाकार हैं उनका नाम है किशोरी लाल गोस्वामी जी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त कौन सा है और यात्रा वृत्तकार का नाम बताइए। तो पहला यात्रा वृत्त है सरयू पार की यात्रा और इसके लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। और अगला प्रश्न जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार पेपर में पूछ लिया गया है कि भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार का नाम बताइए। तो भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार हैं राम प्रसाद निरंजनी जी। अगर भाषा शब्द हटा दिया जाए, केवल पूछा जाए योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है, तो महर्षि वाल्मीकि जी। लेकिन यहाँ प्रश्न है भाषा योग वशिष्ठ, तो इसके रचनाकार है राम प्रसाद निरंजनी जी। अगला प्रश्न आपके समक्ष है अष्टयाम और माधव विलास, इन दोनों रचनाकार का नाम बताइए। तो भैया जो अष्टयाम रचना है यह आपकी किसकी है, राभादास जी की रचना है अष्टयाम, और जो माधव विलास रचना है वह किसकी रचना है, लल्लू लाल की रचना है। क्लियर। अगला प्रश्न है प्रश्नोत्तर नंबर 13, इस पर ध्यान दीजिए। भारतेंदु युग के प्रमुख गद्यकारों का नाम बताइए और उनकी रचना को भी थोड़ा थोड़ा आप लिखिए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के हैं, इनकी जैसे रचनाएं नील देवी हैं, इसमें एक ही रचना लिखा गया, इनके काफ़ी रचनाएं हैं। अंधेर नगरी भी इनकी रचना है। उसके बाद इनकी मतलब बहुत सारी इन्होंने रचनाएं की हैं। तो नील देवी है, अंधेर नगरी है, इन्होंने बहुत सारे नाटक भी लिखे हैं भारतेंदु जी ने। और इनकी प्रेम से बहुत रचनाएं हैं, प्रेम माधुरी है। उसके बाद आपकी कक्षा 12 में लगी हुई इनकी रचना यमुना छवि है, ये सब भी इनकी रचना है।
फिर पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी आते हैं। इनका एक रचना है कवि प्रभाव, और इनकी एक रचना है ब्राह्मण, जो इनकी पत्रिका है पंडित प्रताप नारायण मिश्र की। इनका एक चैप्टर है बात, जो कक्षा 9 में पढ़ा था। बालकृष्ण भट्ट की रचना है कलिराज की सभा। बालकृष्ण भट्ट की और भी रचनाएं हैं जैसे हिंदी प्रदीप वगैरह हैं। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की रचना भारत सौभाग्य, ये सब हैं। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है आपके सामने है कि भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकारों का नाम लिखिए। तो भारतेंदु युग के 4 निबंधकार हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और बाबू बाल मुकुंद गुप्त। फिर देते हैं इसके आगे 15वां प्रश्न हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे कह रहा है कि भारतेंदु युग में प्रकाशित होने वाली पत्रिका का नाम बताइए। ठीक है, पत्रिका का नाम और उसके संपादक का नाम बताइए। तो जैसे एक है कवि वचन सुधा, ये पत्रिका है जिसका संपादन किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। यार कलर सही नहीं है, दूसरा लेते हैं। कौन सा कलर ले लिया जाए सर जी? चलो ले लेते हैं यार, रेड ही रहने देते हैं, हटाओ। अगला है आनंद कादम्बनी, जिसके रचनाकार है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। हिंदी प्रदीप पंडित बालकृष्ण भट्ट जी। ब्राह्मण ऊपर ही आपको बताया था ना किसकी रचना है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी की रचना है, उनकी ये पत्रिका है। 16वां प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक हिंदी गद्य का जनक किसे कहा जाता है? सभी को पता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। खड़ी बोली गद्य का विकास कब से माना जाता है? तो 19वीं ईस्वी से, यानी 1900 से माना जाता है, जो कि 19वीं शताब्दी कही जाएगी। अगला प्रश्न है भारतेंदु युग के 2 प्रमुख उपन्यासकारों के नाम लिखिए, उनकी रचना लिखिए। 2 प्रमुख उपन्यास हैं बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास। बालकृष्ण भट्ट की रचना 100 अजान एक सुजान है और राधा कृष्ण दास की रचना है निसहाय हिंदू। फिर आता है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि द्विवेदी युग के प्रमुख गद्यकारों के नाम को आप लिखिए। तो द्विवेदी युग के गद्यकार में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आते हैं, श्याम सुंदर दास आते हैं, किशोरीलाल गोस्वामी, उदय शंकर भट्ट और देवकी नंदन खत्री आते हैं, जिनकी रचना है चंद्रकांता संतति या चंद्रकांता। ये सब आपके द्विवेदी युग के कवि हैं। अब आ जाते हैं 20वें प्रश्न पर। 20वां प्रश्न कह रहा है कि द्विवेदी युग के प्रमुख कहानीकार और उनकी कहानियों का नाम लिखिए। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, इनकी कहानी है उसने कहा था। लाला भगवान दीन की रचना है फ्लैग में चुड़ैल। रामचंद्र शुक्ल जी की रचना कहानी है 11 वर्ष का समय। अगला है 21वां प्रश्न कह रहा है कि द्विवेदी युग के प्रमुख उपन्यासकार और एक उपन्यास का नाम लिखिए। तो ये देखिए भी हमने बताया था कि देवकी नंदन खत्री उपन्यासकार हैं, उनकी रचना है चंद्रकांता, ये इनका उपन्यास का है। एक भी और भी है, चंद्रकांता संतति भी इन्हीं की रचना है। गोपाल दास की रचना है जासूस की भूल। किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है रजिया बेगम। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की रचना है, उपन्यास है अधर खिला फूल। क्लियर, अरद खिला फूल। अब बात करते हैं 22वें प्रश्न पर। 22वां प्रश्न कह रहा है कि द्विवेदी युग के प्रमुख नाटककार एवं नाटक का नाम लिखो भैया। चलो देखते हैं। नाटककार इसमें हैं आपके शिवनंदन सहाय, इनका नाटक है सुदामा। सदानंद अवस्थी, इनका नाटक है नागानंद। वृंदावन लाल वर्मा का नाटक है सेनापति ऊदल, आल्हा उदल वाले में ऊदल जो है वही है। लाला सीताराम का है मृक्ष कटिकम। ठीक। 23वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है। द्विवेदी युग में प्रकाशित होने वाली पत्रिकाओं एवं संपादक का नाम बताइए। तो सरस्वती पत्रिका आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इंदु पत्रिका अंबिका प्रसाद शुक्ल जी की है। प्रताप नामक जो पत्रिका है ये गणेश शंकर विद्यार्थी जी की है। और समालोचक नामक पत्रिका चंद्रधर शर्मा गुलेरी साहब की है। 24वां प्रश्न आपके समक्ष है। शुक्ल युग के प्रमुख गद्यकारों का नाम बताइए। अब आ गए शुक्ल युग में, तो आचार्य शुक्ल जी हैं, बाबू गुलाब राय जी हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, मुंशी प्रेमचंद जी हैं। शुक्ल युग को ही हम छायावाद के नाम से, प्रेमचंद युग के नाम से भी जानते हैं। अगला है शुक्ल युग के प्रमुख 3 निबंधकार का नाम और उनकी कृति बताइए।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी निबंधकार हैं, इनकी निबंध है चिंतामणि। बाबू गुलाब राय का काव्य का रूप डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, कक्षा 12 का पहला चैप्टर लगा हुआ है वही है। इनके एक निबंध है कौन, पृथ्वी पुत्र। फिर अगला प्रश्न क्या कह रहा है, छायावादी युग में विभिन्न विधाओं को समृद्धि करने वाले 5 लेखकों तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। ठीक है भैया, तो छायावाद में जो 5 लेखक का नाम है, जिसमें जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनकी नाटक है कौन, स्कंदगुप्त। रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इनका निबंध है कौन, चिंतामणि। मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है कौन, तो गोदान। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा कौन सी है, मेरी असफलताएं। महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है जो रचना है कौन, अतीत के चलचित्र। 27वां प्रश्न कह रहा है, पंचपात्र के लेखक का नाम बताइए। पंचपात्र के लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। और जब हम कक्षा 10 में थे तो ये रचना पूछी गई थी, पंचपात्र किसकी रचना है, तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की रचना है। कक्षा 10 में तीसरा चैप्टर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का है, वहीं से प्रश्न उठा था उनकी रचना से। कक्षा 10 में जब हम थे तब की बात बता रहे हैं। ऐसे 3 गद्यकारों का नाम लिखिए जिन्होंने द्विवेदी युग और शुक्ल युग दोनों में लेखन कार्य किया हो। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, मुंशी प्रेमचंद जी, बाबू गुलाब राय, ये दोनों युग में कार्य किए हैं। 29वां प्रश्न कह रहा है कि छायावाद युग के प्रमुख उपन्यासकारों का नाम लिखिए। तो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री हो गए, शिवपूजन सहाय, पांडे बेचंद शर्मा उग्र हो गए, और मुंशी प्रेमचंद जी हो गए, भगवती चरण वर्मा जी हो गए। ये सब क्या हैं, तो छायावादी युग के उपन्यासकार हैं। छायावाद युग के प्रमुख कहानीकार का नाम बता दीजिए। चलिए भाई, मुंशी प्रेमचंद जी ने काफ़ी कहानियाँ लिखी हैं, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा, चतुर्सेन शास्त्री और भगवती चरण वर्मा, ये सभी लोग कहानीकार रहे छायावाद युग के। छायावाद युग में जो प्रमुख पत्रिकाएं हैं उनके संपादन का नाम, उनके संपादक का नाम बताइए और पत्रिका का नाम बताइए। तो हंस नामक पत्रिका जिसके संपादक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। कर्मवीर नामक पत्रिका माखनलाल चतुर्वेदी जी। ये भी प्रश्न एक बार पूछा गया है, कर्मवीर किसकी रचना है, तो माखनलाल चतुर्वेदी की। देश नामक पत्रिका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की रचना है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफ़ी लोग को नहीं पता है कि देश नामक पत्रिका किसकी है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की रचना है। हिंदी नवजीवन महात्मा गांधी जी की है। प्रभा बालकृष्ण शर्मा जी की है। साहित्य संदेश बाबू गुलाब राय की है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। नागरिक प्रचारणी सभा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। अब बात करते हैं 32वें और अंतिम प्रश्न की। अंतिम प्रश्न आपका है, प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यासों के नाम लिखिए। इम्पोर्टेंट है सर जी, ठीक। सेवा सदन है, रंगभूमि है, कर्मभूमि है, गोदान है, गबन है, निर्मला है, करबला है, कायाकल्प है, मंगलसूत्र है, ये सब इनकी प्रमुख उपन्यास हैं। तो इसी के साथ आज का टॉपिक हम कर चुके कंप्लीट। 32 का 32 प्रश्न हमने पढ़ लिया। तो चलते चलते आप सभी के लिए हंसने वाली बना दिया जाए इमोजी। ये रही आप सभी के समक्ष हंसने वाली इमोजी। आप सभी लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो यह कैसा लगा। जैसा भी लगा होगा आप कमेंट करके बेहिचक आप बता सकते हैं। यह वीडियो कक्षा 9, 10, 11, 12 सभी के प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा, सभी लोग इसको देख सकते हैं। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको मन करे तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते चलते एक मंत्र आपको सुना करके वीडियो का समापन करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए पुनः आपसे किसी अन्य वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।